कश्मीर, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, जहां की वादियां सुकून देती हैं, जहां हवा में अमन की खुशबू होती है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को यही वादियां चीख उठीं। ये कोई आम दिन नहीं था, ये कोई आम हमला नहीं था, ये सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं थी, ये भारत की आत्मा पर किया गया हमला था। पहलगाम, जहां हर साल हजारों टूरिस्ट सुकून की तलाश में आते हैं, वहीं उस दिन डर, खून और दहशत का तांडव खेला गया। इस हमले ने सिर्फ 26 लोगों की जान नहीं ली, इसने भारत के सब्र की आखिरी सीमा को तोड़ दिया। बैसरन घाटी, हरी घास, पहाड़, बच्चे, परिवार, कैमरे, मुस्काने। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही मिनटों में यह जगह इतिहास के सबसे क्रूर नरसंहारों में दर्ज हो जाएगी। आतंकी जंगलों से निकले, चेहरे ढके हुए, हाथों में AK-47। उन्होंने किसी को लूटने के लिए नहीं रोका, उन्होंने किसी से पैसे नहीं मांगे, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? और यहीं से यह हमला आतंक से नरसंहार में बदल गया। आतंकियों ने लोगों को लाइन में खड़ा किया, नाम पूछे गए, धर्म पूछा गया। जो लोग हिंदू थे, उन्हें वहीं गोली मार दी गई। लेकिन यह भी काफी नहीं था। कुछ पुरुषों से कहा गया, कलमा पढ़ो। जो पढ़ पाए, उन्हें छोड़ दिया गया। जो नहीं पढ़ पाए, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह धर्म के आधार पर किया गया एग्जीक्यूशन था। भारत ने पहले भी आतंक देखा था, लेकिन ऐसा कभी नहीं। 26 लोग मारे गए, लेकिन कहानी सिर्फ 26 तक सीमित नहीं थी। पीछे रह गईं 26 माताएं, 26 पत्नियां, 26 बच्चे। कुछ बच्चों ने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। कुछ पत्नियों की मांग का सिंदूर उसी जमीन पर गिर गया। यही दर्द बाद में एक नाम बना, ऑपरेशन सिंदूर। पूरे देश में गुस्सा था, सड़क से संसद तक एक ही सवाल, अब क्या? सोशल मीडिया पर नहीं, दिलों में आग थी। भारत ने दशकों तक सहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह हमला सिर्फ सीमा पर नहीं हुआ था, यह हमला भारत की पहचान पर हुआ था। और अब जवाब तय था, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। नाम नया था, लेकिन चेहरा पुराना। असल में यह लश्कर ए तैयबा का ही फ्रंट ग्रुप था। जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब अलग संगठन नहीं थे। ये एक ही आतंक फैक्ट्री की अलग ब्रांचेस थीं, और उस फैक्ट्री का पता था पाकिस्तान। 2001 संसद हमला, 2008 26 नवंबर मुंबई, 2016 पठानकोट, 2019 पुलवामा। हर बार एक ही पैटर्न। आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते, हमला भारत में होता और पाकिस्तान इनकार कर देता। पहलगाम भी इसी सिलसिले की अगली कड़ी था। पिछले 2 दशकों में हजारों भारतीय मारे गए, लेकिन हर बार भारत ने संयम दिखाया, कूटनीति, सबूत, संयुक्त राष्ट्र। लेकिन पहलगाम ने यह सब बदल दिया, क्योंकि यह हमला सिर्फ गोली नहीं था, यह धार्मिक नरसंहार था। आतंकियों ने खुलेआम कहा, सरकार को जाकर बता देना। यह सीधी चुनौती थी। हमले के बाद पाकिस्तान ने वही किया जो वह हमेशा करता है। कभी कहा, यह आजादी की लड़ाई है, कभी कहा, भारत खुद जिम्मेदार है। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा। ठीक है, पहलगाम के बाद भारत सिर्फ शोक में नहीं था, भारत गुस्से में था। लेकिन यह गुस्सा भावनाओं में बहने वाला नहीं था। यह गुस्सा सोचा समझा, संतुलित और निर्णायक था। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक एक बात साफ थी, अब सिर्फ निंदा नहीं होगी, अब सिर्फ बयान नहीं होंगे, अब आतंक का जवाब उसकी भाषा में दिया जाएगा। भारत ने सबसे पहले दुनिया को दिखाया कि यह लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया, पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा रद्द हुए, व्यापार और आवाजाही पर रोक लगी। यह संदेश साफ था, आतंक और रिश्ते एक साथ नहीं चल सकते। इसके बाद आया सबसे बड़ा झटका, इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। पाकिस्तान की 80% खेती इंडस नदी सिस्टम पर निर्भर है। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक नस थी। भारत ने पहली बार इस संधि को राजनीतिक हथियार बनाया। दुनिया समझ गई, भारत अब हर विकल्प इस्तेमाल करेगा। विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, हर जगह एक ही मैसेज, ये आत्मरक्षा है, ये आतंक के खिलाफ कार्रवाई है। भारत ने किसी देश को चौंकाया नहीं, सबको पहले बताया। यही वजह थी कि जब हमला हुआ,
दुनिया ने सवाल नहीं उठाए। 19 अप्रैल 2025, दिल्ली। एक कमरे में बैठे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल सी, डीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख। ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी। ये बैठक इतिहास बदलने वाली थी। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, आतंक को खत्म करने के लिए जो जरूरी हो करें। समय, जगह और तरीका सेनाएं तय करें। कोई राजनीतिक दबाव नहीं, कोई रोक नहीं, पूरा फ्री हैंड। यहीं से ऑपरेशन सिंदूर विचार नहीं, फैसला बन गया। इसके बाद खुफिया एजेंसियां एक मशीन की तरह चल पड़ी। RAWNTRO, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ड्रोन फुटेज, सैटेलाइट इमेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस, हर मूवमेंट पर नजर। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी कैंप्स अब छिपे नहीं थे। कुल 21 बड़े आतंकी ठिकाने पहचाने गए। लेकिन हमला हर जगह नहीं होना था। चुने गए सिर्फ 9। क्यों? क्योंकि यही आतंक का दिमाग थे। यहीं ट्रेनिंग होती थी, यहीं प्लानिंग होती थी। यहीं से 26 नवंबर, पुलवामा और पहलगाम जैसे हमले निकले थे। नाम सिर्फ नाम नहीं होता। पहलगाम में आतंकियों ने महिलाओं का सिंदूर छीना था। भारत ने उसी सिंदूर को ताकत बना दिया। यह ऑपरेशन किसी सरकार का नहीं था। ये उन महिलाओं का था जिनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई थी। ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण एयर स्ट्राइक नहीं थी। ये भारत की एयर पावर का सबसे सटीक और संतुलित उपयोग था। 3 तरह के फाइटर जेट्स चुने गए। राफेल, प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए मिराज 2000, लो ऑब्जर्वेबिलिटी और भरोसे के लिए सुखोई SU-30 MKI, एयर डिफेंस और एस्कॉर्ट के लिए हर जेट की भूमिका तय थी। कोई ओवरलैप नहीं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। ये ऑपरेशन एक नई रणनीति पर आधारित था। भारतीय विमान भारतीय एयर स्पेस में ही रहे, लेकिन हमले हुए 100 किलोमीटर अंदर तक। यह संभव हुआ लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स की वजह से। दुनिया के लिए यह साफ संदेश था, भारत अब सीमा की बाधा से बंधा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर आधुनिक युद्ध तकनीक का लाइव उदाहरण था। एसकेएलपी मिसाइल, लो एल्टीट्यूड, 550 किलोमीटर रेंज, रेडार से लगभग अदृश्य ब्रह्मोस, सुपरसोनिक, मैच 3 स्पीड, डिस्ट्रक्शन का प्रतीक हैमर बम, जीपीएस के बिना भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी स्पाइस 2000, स्मार्ट बम जो खुद टारगेट पहचानता है। यह हथियार सिर्फ इमारत नहीं, सोच तबाह करने आए थे। इस ऑपरेशन की रीढ़ थे ड्रोन। कई दिन पहले से कामिकाजे और सर्विलांस ड्रोन पीओके और पाकिस्तान में मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे। कौन कहां सो रहा है, कहां ट्रेनिंग चल रही है, कहां कमांडर मौजूद है। हर जानकारी सेकंड टू सेकंड अपडेट हो रही थी। यह युद्ध अंधेरे में नहीं, डेटा पर लड़ा जा रहा था। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पीओके और पाकिस्तान में आतंकी सो रहे थे। उन्हें लग रहा था भारत सिर्फ बयान देगा, लेकिन 1 बजे एएम के बाद इतिहास बदलने वाला था। भारतीय जेट्स पहले से अपने तय पॉइंट्स पर थे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस इंतजार। मुजफ्फराबाद, सवाई नाला ट्रेनिंग कैंप। यहीं से पहलगाम के आतंकी निकले थे। जैसे ही ड्रोन से ग्रीन सिग्नल मिला, स्कैल्प मिसाइल रात के अंधेरे को चीरती हुई गई। कुछ सेकंड बाद आग, धुआं, खामोशी। कैंप खत्म हो चुका था। अगला टारगेट सैयदना बिलाल कैंप और गुलपुर कैंप। ये सिर्फ कैंप नहीं थे, ये आतंक की नर्सरी थी। यहां से फिदायीन तैयार होते थे। हैमर और स्पाइस बम लगातार गिरे, इमारतें ढहीं, भागते आतंकी मलबे में दब गए। अब निशाना था इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार। सरजाल कैंप, महमूना जोया कैंप। यह हमला खास था क्योंकि पहली बार भारत ने आईबी के अंदर इतना गहरा वार किया। पाकिस्तानी एयर डिफेंस कुछ समझ पाता उससे पहले। सब खत्म। अब आया सबसे भावनात्मक टारगेट, मरकज़े तैयबा, मुरिद के। यहीं अजमल कसाब को तैयार किया गया था। यहीं 26 नवंबर की प्लानिंग हुई थी। जब ब्रह्मोस इस ठिकाने पर गिरा, यह सिर्फ हमला नहीं था, यह 17 साल पुराना हिसाब था। अंतिम टारगेट, सबसे खतरनाक, मरकज सुभान अल्लाह, जैश ए मोहम्मद का दिल। ब्रह्मोस मिसाइल मार्च 3 की रफ्तार से आई। कुछ सेकंड और फिर जैश का हेडक्वार्टर इतिहास बन गया। 1:05 एएम से 1:30 एएम तक, सिर्फ 25 मिनट। 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह। 100 प्लस आतंकी मारे गए। भारतीय एयरस्पेस में कोई नुकसान नहीं। ये सिर्फ सफल ऑपरेशन नहीं था,
ये नई भारत की घोषणा थी। बहावलपुर में हमला सिर्फ एक बिल्डिंग पर नहीं था। वह हमला मसूद अजहर की सोच, उसके घमंड और उसके नेटवर्क पर था। इस हमले में उसके परिवार के 10 लोग और उसके सबसे करीबी कमांडर्स मारे गए। पहली बार आतंक का सरगना खामोश था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद अजहर पूरी तरह टूट चुका था। उसके मुंह से एक बात निकलती सुनी गई, काश मैं भी इस हमले में मारा गया होता। यह सिर्फ दर्द नहीं था, यह हार थी। ऑपरेशन सिंदूर लीडरशिप स्ट्राइक था। मारे गए अब्दुल रऊफ अजहर, जैश के सीनियर कमांडर्स, लश्कर के ट्रेनिंग हेड्स। ये वो लोग थे जो सिर्फ बंदूक नहीं चलाते थे, बल्कि आतंक की फैक्ट्री चलाते थे। उनके जाने से आतंकी नेटवर्क सिरविहीन हो गया। पाकिस्तान को यकीन था उसका एयर डिफेंस भारत को रोक लेगा, लेकिन स्कैल्प और ब्रह्मोस रेडार की आंखों से भी नीचे उड़ते हैं। जब धमाके हुए तब तक पाकिस्तानी सिस्टम समझ ही नहीं पाया कि हमला हो चुका है। यह सिर्फ तकनीकी हार नहीं थी, यह विश्वसनीयता की हार थी। हमले से 3 घंटे पहले पाक एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, आराम से सो जाओ, पीएएफ जाग रही है। 3 घंटे बाद पाकिस्तान असल मायनों में जाग चुका था। यह पोस्ट इतिहास की सबसे शर्मनाक मिसाल बन गई। हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया। एलओसी पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। 12 निर्दोष नागरिक मारे गए, 4 बच्चे। ये वही पुराना तरीका था, आतंक का जवाब और ज्यादा आतंक से देना। 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने एक बड़ा दांव खेला। ड्रोन, मिसाइल, धार्मिक स्थल, सिविलियन एरिया। लेकिन भारत तैयार था। भारत की मल्टीलेयर एयर डिफेंस, S-400 आकाश बराक IACCS, करीब 50 ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए। एक भी बड़ा नुकसान नहीं। ये जवाब था शांत, ठोस और निर्णायक। जब पाकिस्तान लगातार उकसाता रहा, भारत ने सीमित लेकिन सटीक जवाब दिया। लाहौर के पास एयर डिफेंस रडार न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये चेतावनी थी, हम नहीं चाहते, लेकिन हम रुकेंगे भी नहीं। 7 मई की दोपहर, एक मंच, 3 चेहरे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ जानकारी नहीं थी, यह संदेश था। आतंकियों ने महिलाओं को कहा था, सरकार को जाकर बता देना। भारत ने वही किया। एक हिंदू महिला, एक मुस्लिम महिला, एक देश। ये भारत की सबसे सशक्त जवाबी तस्वीर थी। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, यूएई, सऊदी अरब, किसी ने भारत पर सवाल नहीं उठाया। सबने कहा, यह आत्मरक्षा है, यह आतंक के खिलाफ जरूरी कदम है। सबसे बड़ी बात, भारत के भीतर कोई राजनीति नहीं हुई। सत्ता, विपक्ष, सबने सेना का साथ दिया। यह एकजुटता भारत की असल ताकत थी। यह बदला नहीं था, यह न्याय था। उन 26 परिवारों के लिए जिनका संसार उजड़ गया था, अब नीति साफ है, सबूत देंगे, चेतावनी देंगे और फिर मारेंगे। सीमा अब ढाल नहीं रही। ऑपरेशन सिंदूर एक घटना नहीं, एक संदेश था। अगर फिर आंख उठी तो जवाब और भी बड़ा होगा। अंत में, यह कहानी मिसाइलों की नहीं थी, यह कहानी उन लोगों की थी जो कभी वापस नहीं आए। ऑपरेशन सिंदूर उनके नाम, उनके सम्मान में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें